अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सब न्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं काशिफ रफ़ीक। नाजरीन, हमने आपसे कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि उन मौज़ूआत को अपने ज़ेर बहस लाएंगे जो मौज़ूआत दूसरे मीडियम पे नहीं एड्रेस हो सकते या उनको नहीं बोला जा सकता, उन पे बात नहीं की जा सकती। इसी तनाजुर में आज हमारा जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो पाकिस्तान में राइज एडवर्टीज़मेंट पॉलिसी है। बुनियादी तौर पे ये कहा जाता है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में मीडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना रहा और मीडिया बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो हमने ये सोचा कि इस मीडिया के अंदर जो एडवर्टीज़मेंट पॉलिसी है इसका अहाता किया जाए कि ये पॉलिसी बनी कब, कैसे आई और कैसे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ और हुकूमतों ने इसको कैसे कैसे इस्तेमाल किया, आया उसमें मीडिया की खिंचाई किस हद तक हुई और कैसे इस मामले को आगे लेके चला गया। ये सबसे पहले ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा शायद हो रहा होगा कि सब न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आपको इस एडवर्टीज़मेंट पॉलिसी का अहाता करके बताएंगे कि ये एडवर्टीज़मेंट पॉलिसी जो इस वक्त राइज है इसको सेंट्रल मीडिया पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अब ये सेंट्रल मीडिया पॉलिसी है क्या? सेंट्रल मीडिया पॉलिसी बुनियादी तौर पे ये है कि तमाम जो हुकूमत के इदारे हैं वो एक सेंटर पॉइंट पीआईडी में आएंगे और पीआईडी ही उनकी एडवर्टीज़मेंट करेगी और वही डिसाइड करेगी कि किस अखबारात को, किस चैनल को, किधर जो सा किस लैंग्वेज में इश्तिहारात आगे जाएंगे। अब इस सेंट्रल मीडिया पॉलिसी में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे है? कॉन्फ्लिक्ट है जो हुकूमती इदारे हैं उनके दरमियान और पीआईडी के आपस में वर्किंग रिलेशन के दरमियान, क्योंकि हुकूमती वजारतें जो सी हैं उनका ये कहना है कि हम जो अखबारात सजेस्ट करते हैं कि हमारे टारगेटेड ऑडियंस जो सी है उसकी ज़्यादा है, तो उसके ऊपर इश्तिहारात देने की बजाय पीआईडी में मौजूद पीआईओ ऑफिसर जो भी हों वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन इश्तिहारात को जमा या खर्च करते हैं या उसको डिलीट करते हैं या उसमें इजाफा कर देते हैं। अब ये जो सेंट्रल पॉलिसी है इसमें इसके बाद अगर हम आप दूसरा नुकता आपके सामने रखें तो बुनियादी तौर पे दो तरह की जो है एडवर्टीज़मेंट वो काउंट होती है। एक ये है क्लासीफाइड और दूसरी है डिस्प्ले। क्लासीफाइड वो इश्तिहारात होते हैं जिसमें टेंडर नोटिस और नीलामी और नौकरियों के हवाले से जो इश्तिहारात होते हैं उनको समहाउ टेंडर जो क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट कही जाती है, जबकि जो डिस्प्ले है उसको आगाही मुहिम से तशबीह दी जाती है और वो डिफरेंट कैंपेन होती है। मैं इनकी डिटेल में जाने से पहले सब न्यूज़ के व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान में पॉलिसी राइज है एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, ये वो पॉलिसी है जो 56 साल कबल, जी 56 साल कबल सदर अयूब साहब के दौर में ये पॉलिसी बनाई गई। और हम अपने नाज़रीन को, सब न्यूज़ के नाज़रीन को दिखाएं कि ये वो कॉमन सर्विसेज है, मैनुअल है जिसके तहत तमाम एडवर्टीज़मेंट जो है उसको डील किया जाता है। और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो 28 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं जो कि पीआईडी की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। इनको अगर आप पढ़िए तो पता लगेगा कि ये पॉलिसी कैसे बनी और इसकी एग्जीक्यूशन क्या है। अब ये वो पॉलिसी है जो 1964 में जब एक नेशनल पब्लिसिटी कॉन्फ्रेंस हुई 15 अगस्त को, तो सदर अयूब साहब ने उस वक्त बैठ कर ये पॉलिसी डिज़ाइन की। और बेसिकली आज जो एडवर्टीज़मेंट पॉलिसी है मीडिया से रिलेटेड वो उसका फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स अगर कहा जाए 1964 की पॉलिसी तो ये गलत नहीं होगा। इसी पॉलिसी के फंडामेंटल डॉक्यूमेंट को एलिवेट करके 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए गए। फिर इसको कंटिन्यू आज तक इसको कंटिन्यू किया जा रहा है और आज तक जितने भी मीडिया के मसाइल हैं एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड, मीडिया हाउसेज से रिलेटेड, उन्होंने उस पर हुकूमत में बात ज़रूर की, लेकिन इस फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स में आज तक किसी किस्म की कोई ना तब्दीली आई, ना इसके ऊपर कोई दोबारा बैठ के गोफ्तो शनीद की गई कि 1964 की जो पॉलिसी है उस वक्त के हालात कुछ और थे। उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान का तनाज़ा मौजूद था, उस वक्त कुछ और चीज़ें मौजूद थी। उस वक्त की पॉलिसी आज तक इम्प्लीमेंट है, आखिर इसको क्यों एड्रेस नहीं किया गया? ये एक बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में कि 56 साल कबल जो पॉलिसी एक बनाई उस पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया। इस पॉलिसी में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में रीजनल अखबारात के 25% कोटे को मुख्तस किया गया जिसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है। और इस हवाले से हमारे APNS के जब अकाबरीन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि रीजनल अखबारात के कोटे को ख़त्म करने का उनका भी ना कोई तकाजा है और ना ही वो इसके हक़ में है, क्योंकि अगर रीजनल अखबारात की एडवर्टीज़मेंट आप बंद करेंगे तो वो रीजनल अखबारात भी माशी बदहाली का शिकार होंगे। अब एडवर्टीज़मेंट पॉलिसी और हुकूमती पॉलिसी आपस में इनका गठजोड़ क्या और ये क्यों ज़रूरी है?
देखिए, जिस वक्त तक अखबारात को एडवर्टीजमेंट पॉलिसी नहीं मिलेगी, एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगी और एडवर्टीजमेंट पॉलिसी पे काम नहीं होगा, तो अखबारात का जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो वो रेवेन्यू का इम्पैक्ट डायरेक्ट जर्नलिस्टों पे होगा, उन जर्नलिस्ट क्लास पे जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और जो वर्किंग करते हैं तनख्वाह के लिए और अपने एक पैशन के साथ। अब एडवर्टीजमेंट पॉलिसी के तहत हुकूमत जो है वो अपनी मंशा के मुताबिक उसको कंट्रोल या उसको रिलैक्स करती रही मुख्तलिफ अदवार में, वो हम बताएंगे कि कैसे कैसे इसका अहाता हुआ। लेकिन एडवर्टीजमेंट पॉलिसी के डिस्टर्ब होने से याद रखिए जो वर्किंग जर्नलिस्ट क्लास है, जो सहाफ़ी वर्कर्स हैं, उनका बहरहाल माशी बदहाली का ताना बाना इसी एडवर्टीजमेंट पॉलिसी और इस एडवर्टीजमेंट के मामले से जुड़ा हुआ है। देखिए, जिस वक्त अयूब साहब ने ये पॉलिसी बनाई तो उस वक्त के हालात और उसका सरकमस्टांसेस और थे, उस वक्त अखबारात महदूद थे, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सारे मामले को अगर आज के तनाजुर में देखा जाए तो हमें एक लार्जर कंसेंसस की ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिला के, वो APNS हो, CPNE हो, PBA हो या ये मीडिया मालकान या जो हुकूमत के स्टेक होल्डर्स हैं या जर्नलिस्टों के स्टेक होल्डर्स हैं, कि उनको बिठा के एक मरबूत पॉलिसी बनाई जाए जो आज से आने वाले जदीद दौर के लिए कारगर साबित हो सके। देखिए, ये एडवर्टीजमेंट पॉलिसी का फंडामेंटल रूल क्या है कि तमाम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट PID डील करेगी। जो डिस्प्ले है उसमें भी आप एडवर्टीजमेंट एजेंसी को हायर कर सकते हैं, वो आपको कंटेंट प्रोड्यूस करके कंटेंट डिज़ाइन करके देंगे, लेकिन उसकी जो शफलिंग है, जो उसकी आगे डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी PID के PIO जो ऑफिसर हैं उनकी फंडामेंटल राइट है कि वो उनको जैसे करें, वो उनको जिसको चाहे अखबार को इश्तिहार दें, जिसको चाहे ना दें। और इस तनाजुर में मौजूदा दौरे हुकूमत में बहुत सी वजारतों ने ये बात पे ऑब्जेक्शन उठाया कि किसी भी तौर पर उनके जो रिकमेंडेड अखबारात हैं उनको ख़त्म ना किया जाए, ताकि हम उनको इश्तिहार ज़रूर मिलने चाहिए। अब जब ये तनाज़ा शुरू हुआ 4 माह पहले, लेकिन हम इससे माजी में अगर आप जाएं तो ज़िया दौर में भी रीजनल अखबारात को ऐड मिलते रहे। हाँ, ये ज़रूर था कि जिस वक्त आपने मीडिया को स्क्रू करना हुआ तो आपने 1964 की पॉलिसी उठा के उसकी गर्द झाड़ी और आपने उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और जिस अखबार को आपका दिल किया आपने एडवर्टीजमेंट दे दी और जिसका आपका दिल किया आपने बंद कर दिया। और ये सारे का सारा ऑपरेशन हुकूमत वक्त जो है वो PID में बैठे PIO से ये काम लेती रही और उनके थ्रू ये कंट्रोल करते रहे। अब क्लासिफाइड इश्तिहारात का मसला ये था कि क्लासिफाइड का बिल जो है वो PID ने देना था। तो PID जब वो बिल देती है तो जो अखबारात हैं उनके बिल DGPR या AGPR से क्लियर नहीं होते, तो बड़ा प्रॉब्लम था। इस मामले को एड्रेस करने के लिए 1999 में मजीद निज़ामी साहब और SS हाशमी साहब जो हैं उस वक्त के वज़ीर इत्तलात मुशाहिद सैयद से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके वो कहते हैं कि चूँकि क्लासिफाइड इश्तिहारात की मद में जो रकूम है वो AGPR और DGPR से काफ़ी मुश्किल से मिलती हैं, तो आप इस मामले को भी एडवर्टीजमेंट एजेंसी के हैंड ओवर कर दें ताकि हम एक ही जो एडवर्टाइज़र है उससे अपनी पेमेंट लेके और हम अखबार के मामले को चला सकें, जिस तरीके से डिस्प्ले का मामला था। और ये मुआहदा उनका हो गया और उसके बाद 1999 से लेके ऑनवर्ड आपसे 4 माह कबल तक जो ये क्लासिफाइड और डिस्प्ले जो है वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज ही देख रही थी। लेकिन अच्छा, फिर ये हुआ कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी मसला बना कि जी आप 1964 की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें और आप जो है उसको इस तरीके से लेके चलें और एडवर्टीजमेंट का जो मामला है डिस्प्ले का 85% की जो पेमेंट है वो अखबारात को डायरेक्ट PID करेगी और 15% एडवर्टीजमेंट एजेंसी वाले खुद ले लेंगे। तो उसके बाद उस वक्त के APNS के सदर सैयद सरमद अली जो हैं उनकी उस वक्त के PIO इमरान गर्देजी साहब जो है उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ कि हम इसको किस तरीके से करेंगे ताकि ये रूटीन जो है वो ख़राब ना हो और जो 1964 की पॉलिसी है उसको बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है जिससे अखबारात को नुकसान होता है वो ना हो सके। हमारी स्क्रीन पे आप ये डॉक्यूमेंट और ये मुआहदा भी की कापी भी आपको नज़र आ रही होगी। अब नवाज शरीफ साहब का दौर आता है। अच्छा, इससे पहले जवेद जब्बार साहब का भी दौर था, मुशर्रफ दौर, उसमें भी ये मामला चलता रहा, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज के थ्रू काम होता रहा। देखिए, एक बात आपको मैं बड़ा क्लियर करना चाहूँ कि ये जो मैनुअल है, इस मैनुअल के तनाजुर में 1964 में जो रूल्स बने उस रूल्स के तनाजुर में याद रखिएगा कि एडवर्टीजमेंट एजेंसीज का रोल उस वक्त भी मौजूद था। ये बात कहना गलत है कि एडवर्टीजमेंट एजेंसीज जो हैं वो इस वक्त खराबी पैदा कर रही हैं और उस वक्त नहीं थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये रूल्स ऑफ बिजनेस कह रहे हैं, ये बुक कह रही है। अब एडवर्टीजमेंट एजेंसी का फ़ायदा क्या मीडिया को? एडवर्टीजमेंट एजेंसी का फ़ायदा ये है कि वो तमाम पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट से खुद लेती है। अगर डिले हो जाती है उसके बावजूद वो APNS को और बाकी अखबार को चेक दे देते हैं ताकि वो अपना काम चला सके और वर्कर्स को उनका मामला चल सके। देखिए, जिस वक्त कोई भी एडवर्टीजमेंट एजेंसी
पेमेंट नहीं देती है 90 से 120 दिन के दौरान, तो उसके बाद APNS जो है उसको ब्लैकलिस्ट कर देती है, ता वक्त है कि वो अपनी प्रीवियस ड्यूज क्लियर नहीं करते। और ये फैक्चुअल बात है कि बहुत सारी एडवर्टीजमेंट एजेंसीज से अखबारात ने एडवांस पेमेंटें ली हुई हैं जो कि वर्कर्स तक नहीं पहुंची हैं। ये भी एक फंडामेंटल मामला मौजूद है, लेकिन अब भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज ये कहती हैं कि हम आपको कंटिन्यू करने को तैयार हैं, हम और जो पेमेंट हमें गवर्नमेंट से हमारे पेंडिंग ड्यूज है मिल जाएंगे तो हम उनको आपको एज ए एडवांस देने को तैयार है। अब इस सारे मामले में फवाद चौधरी साहब के दौर में भी सेंट्रल मीडिया पॉलिसी उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुई जिस तरीके से आज 4 माह पहले कबल जो इंप्लीमेंटेशन शुरू की। देखें इस फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स के रूह से ये तमाम का तमाम मामला एक ये है कि ये 1964 की पॉलिसी है क्या। ये 1964 की पॉलिसी जो है ये बेसिकली मीडिया को कंट्रोल करने की पॉलिसी मैं समझता हूँ ये है। और उसकी वजह ये है कि जिस वक्त आपने मीडिया को स्क्रू करना हो आप 1964 की पॉलिसी उठाते हैं, उसके लिए एक फंडामेंटल लॉजिक क्रिएट हो जाती है ब्यूरोक्रेट्स के पास, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के पास कि ये 1964 की पॉलिसी सेंट्रलाइज मीडिया पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करती है, तो हमने अकॉर्डिंग टू बुक जो है उसको रिफ्लेक्ट करके उसको इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन उसकी एक शिक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई वजारत आपको कोई अखबारात भेजती है कि इन अखबारात में इश्तिहारात लगने लाजमी हैं, तो PID में बैठे PIO ऑफिसर साहब जो हैं वो 25% का उनमें इजाफा कर सकते हैं या उनमें कमी कर सकते हैं, लेकिन उन अखबारात की रिकमेंडेशन जो कि मुतलका वजारत भेज रही है उनको वो बिल्कुल ख़त्म करके अपनी मर्जी के अखबारात को एडवर्टीजमेंट जारी नहीं कर सकते। अब अगर इस सेंट्रल मीडिया पॉलिसी को आप गो थ्रू करते हैं तो इसका नुकसान क्या है? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब 120 या 90 या 120 दिन के एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो है उसको ब्लैकलिस्ट कर देती है APNS, तो वो अगर बीच में से निकल जाएगी अपनी 15% लेके और वो निकल जाएगी और 85% जो रकम है मीडिया हाउसेस को अगर गवर्नमेंट के इदारे मुतलका वजारत PID बजट ना होने की वजह से, डिले होने की वजह से, किसी भी इशू की वजह से नहीं कर पाएंगे, तो वो डिपार्टमेंट जो है वो APNS उनको ब्लैकलिस्ट कर देगी और उनकी एडवर्टीजमेंट जो है वो दोबारा अखबारात में नहीं आ सकती। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो इस टाइम एडवर्टाइजमेंट के मामले में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को हद तनकीद बनाया जाता है, इस तरह के अमल से तो ये डायरेक्ट तनकीद जो है गवर्नमेंट पे ज्यादा होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने अगर RO इशू किए PID ने किसी भी एडवर्टीजमेंट के, तो याद रखिए कि उसकी पेमेंट PID देने की पाबंद है। और जिस एक बड़े स्कैम की बात की जाती है कि इनाम अकबर साहब जो है एक मीडिया एडवर्टाइजिंग कंपनी को चलाते हैं, उनके को बहुत सारे कोई 2-3 अरब शायद के करीब को पेमेंट रुकी हुई है और ये वो, अगर उसकी डिटेल में जाएं तो वो एक नया पंडोरा बॉक्स है कि वो तमाम एडवर्टीजमेंट जो है उसकी RO PID ने इशू किए हैं, तो उसकी डायरेक्ट लायबिलिटी PID के ऊपर आती है पेमेंट देने की। सो मैं ये समझता हूँ कि ये वो सुकम है कि जिस वक्त आपने मीडिया को सुगरू करना है तो ये बड़े प्यार से वो 1964 की पॉलिसी उठा के इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं उनको ब्रीफ करते हैं कि देखें अकॉर्डिंग टू बुक ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेबल है, हम इससे चल सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब ने बड़े बड़े स्कैम्स के ऊपर हाथ डाला, वो शुगर का स्कैम हो, वो IPPs हो, वो करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ये करना चाहिए कि इस सारी पॉलिसी को तमाम स्टेक होल्डर्स को, वो APNS है, CPNE है, PBA है, सहाफ़ियों की तंजीमें हैं, उन सबको बिठाया जाए और उन्हें कहा जाए कि ये 1964 की पॉलिसी उस वक्त बनी थी 56 साल पहले। 56 साल में दुनिया बहुत तब्दील हो गई, आइए हम एक नई पॉलिसी रिक्रूट करते हैं, नई पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं जो डिजिटल मीडिया को रिफ्लेक्ट करे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रिफ्लेक्ट करे, जो सहाफ़ियों के हकूक़ की बात करे। इसमें सबसे वोकल आवाज़ थी फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा, लेकिन उस वक्त भी एक बड़ी शद्दोबाद से उनकी मुखालफत शुरू हो गई हर चीज़। मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा बड़ा इक़दाम होगा पाकिस्तान की तारीख में कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, यकीन कीजिए कि ये आपकी हुकूमत का इतना बड़ा एहसान होगा सहाफ़ियों के ऊपर, इस मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर, कि अगर ये रिवाइव हो जाती है पॉलिसी 1964 की और इस पर एक नई जिद्दत आ जाती है तो ये आपके सुनहरे हरूफ से ये इक़दाम लिखा जाएगा। और आखिर में एक बात, ये मीडिया इंडस्ट्री का क्राइसिस ख़त्म कैसे होगा? जैसे मैंने कहा कि 1964 की पॉलिसी को ख़त्म करना, चेंज करना पड़ेगा, इसके ऊपर डेलिब्रेशंस करनी पड़ेंगी। उस वक्त तक आप वही पॉलिसी चलाइए जो अमूमी प्रैक्टिस रही माजी की हुकूमतों की, और उसमें यह है कि बजाय इसके कि आप तमाम की तमाम पावर PIDs को दे दें, आप बेहतर ये है कि उन वजारतों को लूप लें और उनकी तरफ से जो रिकमेंडेशन आती है उनको इश्तिहारात को गो थ्रू कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट नुकता, देखिए जब तक एडवर्टीजमेंट का बजट गवर्नमेंट नहीं इंक्रीज़ करेगी उस वक्त तक ये मीडिया के क्राइसिस हल नहीं होंगे।
उसकी रीज़न ये है कि अगर आप एवरेज 2.5 से 3 अरब रुपए की सालाना एवरेज एडवर्टीजमेंट देंगे तो मीडिया हाउसेस की जो मूवमेंट है, जो वर्कर है, वो खुशहाल होंगे। और मीडिया हाउसेस अगर बेहतर होंगे तो याद रखिए वर्किंग जर्नलिस्ट भी बेहतर होगा, ना कोई सड़कों पे होगा, ना कोई एहतजाज करेगा। किसी को कोई गर्ज नहीं है किसी का हिस्सा बनने की। मैं सब न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आज इस मीडिया एडवर्टीजमेंट पॉलिसी के हवाले से ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने लेके आए हैं, और मैं ये कहता हूं कि आप जो लोग भी आपको वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे आपका और मीडिया का तसादुम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कम करने की बात नहीं कर रहे हैं। जिस वक्त आप इस तरह की पॉलिसी को लेके जाएंगे तो ये वजारतों के पास जब बजट नहीं होगा तो ये इनके इश्तिहारात नहीं छपेंगे, और ये डायरेक्ट हदफ तनकीद जो अब एडवर्टीजमेंट एजेंसीज बन रही हैं ये गवर्नमेंट बनेगी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बनेंगे। सो आप प्लीज़ इस मैनुअल को 1964 के मैनुअल को रिव्यू कीजिए। इस 1964 के ऊपर एक लार्जर कंसेंसस की एक मुशावरत की कमेटी तश्कील दीजिए और इसको रिव्यू कीजिए और एडवर्टीजमेंट का बजट इंक्रीज़ कीजिए, क्योंकि आप मीडिया फ्रेंडली हैं, आप मीडिया के मसाइल को समझते हैं और ये मीडिया के वर्कर्स भी वही वर्कर्स हैं जो बाकी लोग हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर डेलिब्रेशंस होगी और यकीन कीजिए कि इसके ऊपर APNS के अकाबरीन से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हम खुले दिल से बात करने को तैयार हैं, CPNE करने को तैयार है, PBA करने को तैयार है, साफ़ी तंजीमें करने को तैयार है। तो हुकूमत को बड़ापन का मुजाहरा करना चाहिए। शिबली फराज साहब चूँकि नए वज़ीर आए हैं, वो पढ़े लिखे हैं और माशाल्लाह उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है कॉमर्स के हवाले से भी। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि 1964 की पॉलिसी को रिव्यू होना चाहिए। 56 साल पुरानी पॉलिसी आज भी पाकिस्तान की एडवर्टीजमेंट का हिस्सा बनना जो सारा, ये बहुत ही अजीब बात है। और मैं ये समझता हूँ कि ये माजी की हुकूमतों को ये करना चाहिए था, खा वो पीपल्स पार्टी की है या नून लीग की है, उन्होंने नहीं किया। शायद उनकी ये था कि कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट रखना चाहिए कि जब दिल किया मीडिया का कान मरोड़ लिया और जब दिल किया उनको रिलैक्स कर दिया। ऐसा मत कीजिए, आप फंडामेंटल चीज़ों को तब्दील कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये एक ऐसा इक़दाम होगा आपकी हुकूमत का कि ये सबसे भारी होगा और मीडिया के लोग जो हैं वो आपके एहसानमंद और ममनून होंगे। मैं इन तमाम सूरत हाल, इन तमाम एविडेंसेस के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगेन इस सारी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, इस सारी गुफ्तगू के हवाले से और तमाम अशखास जिनका मैंने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया, अगर वो मेरे प्रोग्राम के थ्रू अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें और इस पे अगर उनको कोई लगे कि मैंने कोई ऐसे रूटीन से हट के कोई इस्तदलाल पेश किया है या कोई एविडेंसेस पेश किया है, तो हम अपनी इस्लाह के लिए और सही बात लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम आपके साथ बिल्कुल जुड़ने को तैयार हैं, करने को तैयार है। हमने एक ऐसा मुद्दा आज आपके सामने रखा जो शायद आज पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी ना डिस्कस हुआ होगा, ना मंजर आम पे आया होगा और आज तक किसी को ये नहीं पता कि 1964 की पॉलिसी इस टाइम काम कर रही है। देखिए, मीडिया मालकान और वर्कर्स, एडवर्टीजमेंट वाले, ये तमाम एक कुंबा है, हर किसी का अपना अपना रोल है। ऐसा नहीं हो सकता कि एडवर्टीजमेंट वाले मर जाएं तो मीडिया मालकान उठ जाए, मीडिया मालकान मर जाए तो वर्कर जो सा खुशहाल हो जाए। ऐसा नहीं होगा। ये इस पूरी चेन ऑफ कमांड को वर्किंग करना पड़ेगी, इस पूरी चेन ऑफ कमांड को साथ लेके चलना पड़ेगा। और मुझे पता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने माजी करीब में ऐसी मुलाकातें की हैं जिसमें उन्होंने इस सारी चीज़ों को कहा और उनको जब ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं 1964 की पॉलिसी जो है इसके ऊपर काम रोकूंगा और कोशिश करूंगा कि ये इम्प्लीमेंट ना हो और इसका जो मुस्तकिल हल निकालूंगा। मैं ये समझता हूँ कि हमने अपनी आवाज़, अपने हिस्से का दिया जलाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने हिस्से का दिया जलाइए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।